हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ दो तीन क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स F इक्वल्स टू क्यू बी sin थीटा या क्यू बी क्रॉस बी हमने निकाला था। फिर यूनिफॉर्म फील्ड है तो उस पर में पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या सर्कुलर पाथ में मूव करेगा या फिर हेलिकल पाथ में मूव करेगा। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्वेश्चंस ही किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उससे हमें आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से सॉल्व हमें करना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है। वो तुम्हें क्वेश्चंस पहले पढ़ना है, वीडियो पॉज करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है, फिर देखना है उसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। फर्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field B. Find the angle of deviation of the particle as it comes out of the field. If the width d of the region is very slightly smaller than, ठीक है, फर्स्ट है mb अपॉन qb, सेकंड है mb अपॉन 2qb और लास्ट है 2mb अपॉन qb। तो विड्थ दी हुई है हमें, अलग अलग तीन इसमें पार्ट है, ठीक है। m मास है, v स्पीड है उसकी, और q चार्ज है, v मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें बताना है डेविएशन कितना, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ये अलग अलग इसमें दिया हुआ है, एक इसमें बताना है तुम्हें इसमें कितना डेविएशन होगा, इस केस में कितना होगा और इस केस में कितना होगा। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर इसको कंटिन्यू करके देखो। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर विड्थ पर, ये इस तरह से परपेंडिकुलर इनवर्स में फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इसके अंदर v स्पीड से, और ये इसकी विड्थ जो है ये d है। तो इसकी रेडियस जो होती है, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस r इक्वल्स टू mv अपॉन qb। कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में जाता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म उसमें एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r इक्वल्स टू mv अपॉन qb होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें बोला है कि स्लाइटली लेस देन, जो विड्थ है वो स्लाइटली लेस देन mv अपॉन qb। अगर एग्जैक्टली mv अपॉन qb होती तो इस केस में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये क्या करेगा, इसे हाफ सर्कल बनाता हूं, वैसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इससे थोड़ी सी कम है, कितनी नहीं है, इससे थोड़ी सी कम है, स्लाइटली कम होगा तो कितना होगा, देखो ये इसे हाफ सर्कल नहीं बना पाएगा, यहाँ से निकलेगा, और थोड़ा सा कम है तो यहाँ से सीधा चला जाएगा,
क्योंकि विड्थ जो है वो रेडियस से थोड़ी सी कम है, ये विड्थ है इसकी और रेडियस से थोड़ी सी कम है, तो ये जो डेविएशन होगा इसका, ये डेविएशन हो जाएगा कितना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्स्ट वाले केस में डेविएशन 90 डिग्री, mv अपॉन qd के इक्वल है, तो इतना स्लाइटली लेस है। एग्जैक्टली इतना होता तो पूरा हाफ सर्कल बना के निकलता, एग्जैक्टली अगर इतना होता तो इससे थोड़ा सा कम है, तो पूरा करने वाला होगा उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, फिर सीधे इधर निकल जाएगा, तो 90 डिग्री से डेविएशन में। दूसरा केस लेते हैं, जो विड्थ है वो mv अपॉन 2qb है, इससे थोड़ी सी कम है, इतने से थोड़ी सी कम है, तो इतना रेडियस होता है और हमें पता चलता है कि ये क्या है, रेडियस की जस्ट हाफ, ये विड्थ जो है ये रेडियस से कम है, तो रेडियस से कम होता है तो डेविएशन हम कैसे देखते हैं, देखो जब ये वाला विड्थ रेडियस से कम होती है तो ये इस तरह से जाता है, यहां से बाहर निकल जाता है, फिर थीटा एंगल, ठीक है। यहां का सेंटर ले लेते हैं इसका, ये एंगल थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, ये विड्थ ये रेडियस, तो हमने लिखा था यहाँ sin थीटा इक्वल्स टू d अपॉन r, और थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स d अपॉन r, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है, ये d की वैल्यू है mv अपॉन 2qb, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये r/2 के इक्वल है, d का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो sin इनवर्स r अपॉन 2 अपॉन r 1/2, sin इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, sin का वैल्यू 1/2 30 डिग्री, मतलब डेविएशन जो होगा वो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस 5/6 5/2। और लास्ट जो है उसमें विड्थ जो है 2mv अपॉन qb है, तो मैंने बताया अगर विड्थ जो है वो mv अपॉन qb के इक्वल या उससे ज्यादा हो, इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, तो उस केस में डेविएशन क्या होता है, उस केस में डेविएशन ये पूरा ऐसे हाफ सर्कल बनाता हुआ बाहर निकल जाता है, और हाफ सर्कल बनाता हुआ बाहर निकलेगा तो डेविएशन होता है हमारा किसके इक्वल, पाई के इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया a b c, फर्स्ट में स्लाइटली लेस देन mv अपॉन qb है, इसलिए कितना होगा 180 नहीं होगा, अगर एग्जैक्टली mv अपॉन qb के इक्वल होता तब 180 डिग्री लेते, और उससे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही कम करना है, ज्यादा नहीं, तो 90 डिग्री में डेविएशन होगा। सेकंड वाला में 30 और लास्ट वाला रीजन काफी बड़ा है, तो उसमें हाफ सर्कल कंप्लीट कर देगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर हमारा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा ही क्वेश्चन। A particle of mass m equals to 1.6 10 raised to power minus 27 kg and charge q equals to 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb moves at a speed v equals to 10 raised to power 7 meter per second. It enters the region of uniform magnetic field at E. shown in figure भी बना देंगे। The field has strength of 1 Tesla। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एक
the magnetic field is directed into plane of the paper. The particle gives the region of the field at point F. ठीक है, ये डायग्राम में समझ में आ जाएगा जो भी है, F कहाँ पर है, E कहाँ पर है. Find distance EF and angle थीटा. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड है B, if the field is coming out of the paper, find the time spent by the particle in the region of the magnetic field after entering at E. तो दो क्वेश्चन है. फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. सेकंड वाले में हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी आउट ऑफ द पेपर. ठीक है, वहां से वेलोसिटी चार्ज वही रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फर्स्ट और सेकंड में चेंज कर देंगे. तो डायरेक्ट मैं डायग्राम बना देता हूं. इसमें डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में. डायग्राम देख लेते हैं क्या है डायग्राम. तो इसको मैं रख कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. हां, हमें EF और थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो भी मैं बता दूंगा. EF क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है. सेकंड वाले में हमें टाइम फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. इस तरह से क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है E से. ठीक है, इस तरह से एंटर कर रहा है 45 डिग्री के एंगल पर. ठीक है, और इसमें फोर्स लगेगा. देखो किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड रूल से. मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कर रहा है इस तरफ, तो इधर फोर्स लगेगा. ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो ये इस सर्कुलर पाथ में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता हुआ ये ऐसे करके ऐसे बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, हमें ये वाला एंगल बताना है. ये एंगल कितना है, थीटा. ठीक है, ये वैल्यू है, ये पॉइंट है E, और ये F से बाहर निकलना है, और EF की वैल्यू भी बतानी है हमें, EF कितना होगा. तो देखो ये सर्कुलर आर्क इस तरह से, सर्कुलर आर्क इस तरह से सेंटर बता सकते हैं. सेंटर किधर होगा, सेंटर इस तरफ होगा, यहाँ पर कहीं पर. ठीक है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री. ये सेंटर हो गया हमारा वो सर्कुलर पाथ का. ये रेडियस होगी, ये वाली लेंथ रेडियस के इक्वल, ये भी रेडियस के इक्वल होगी. और रेडियस की वैल्यू हम बता सकते हैं R इक्वल्स टू mv अपॉन qb. सबकी वैल्यू मेरे पास mv qb सबकी वैल्यू है. m की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.6 10 रेज़ टू पावर -27, वेलोसिटी 10 रेज़ टू पावर 7, 1.6 10 रेज़ टू पावर -90, और ये 1. सिंपलीफाई करना आता है. ये -20 -19 -10 बचेगा, तो R की वैल्यू 0.1 मीटर. ये R की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर. अब ये एंगल बताना है, एंगल कितना होगा. हाँ, एंगल के लिए ध्यान देते हैं. ये जो एंटर करता है तो ये रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है.
पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, और ये भी 90 दिख रहा है हमें, तो ये वाला 45 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है। ये रेडियस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, मतलब ये भी 45 होगा, ठीक है, ये 90 हो जाएगा, ये पूरा 90 है, फिर रेडियस और वेलोसिटी पूरा 180 है, 45 ये 90, तो थीटा हम बता सकते हैं, थीटा कितना जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से पता चल रहा है जितना एंगल पे एंटर कर रहा है यहाँ से उतने पे ये यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये भी 45 की होगा, यहाँ पर 45 के केस में इक्वल आ जाता है। अगर कुछ अलग होगा 30-40 डिग्री हो तो फिर अलग वैल्यू आती है इसकी। तो ये एंगल आ गया मेरे पास 45 डिग्री। अब बचा मुझे ये ई एफ की वैल्यू बतानी है, ई से एफ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये 45 डिग्री ये आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये r/√2, और ये विड्थ भी r/√2, तो टोटल कितना हो जाएगा r/√2 प्लस r/√2, √2 r का वैल्यू 0.1, √2 का वैल्यू 1.41, तो 0.1.4 ये हमारा ई एफ आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, सिंपल सा था, एंगल कैलकुलेट करना है, डायग्राम उसने इतना दिया हुआ था, इतना सेंटर हमने ड्रॉ किया है, बस इस तरह से बन गया। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि ये जो क्रॉस है अंदर की तरफ जा रहा है जो फील्ड, इसको हमें क्या करना है, बाहर की तरफ, फील्ड अब बाहर की तरफ हो गया। तो मैं डायग्राम दोबारा से बना दूंगा। अब डॉट से शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, ठीक है। ये ई से एंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, वही उसी डायरेक्शन से सेम ई पॉइंट पर एंटर किया इसने, एंगल वही है, यहाँ से 40 बनाओ, 45 बनाओ, यहाँ से 45 बनाओ, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो फोर्स इधर लगेगा, ये एंटर किया करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल उस तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स डाउन बढ़ गया, देखो थंब कहाँ आ रहा है मेरा, नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, तो ये नीचे की तरफ थंब आ रहा है, नीचे की तरफ थंब आ रहा है, मतलब फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा, तो ये नीचे की तरफ घूमेगा, तो जो नीचे की तरफ घूमेगा तो इसका सर्कुलर पाथ बनेगा ऐसे, और ये ऐसे सर्कल में मूव करता हुआ इधर से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सर्कल बनाने में ट्राई करते हैं, इधर से बाहर निकाल देते हैं, फिर ये ऐसे बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ये एंगल वही हो जाएगा इसका 45 डिग्री पर बाहर निकलेगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ये मिला देते हैं, ये 45 ये भी 45 होगा, तो ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ये 90 डिग्री होगा, मतलब π/2, तो बच्चे को कितना हो जाएगा 3π/2। तो ये वाला एंगल जो होगा जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोई विड्थ के बारे में हमें दिया हुआ नहीं है, तो जो विड्थ के बारे में गिवन नहीं होता तो हम कंसीडर करते हैं कि विड्थ सफिशिएंट है। तो ऐसे पूरा चक्कर काट के ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका जो ये आर्क है, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये 3π/2 एंगल बना रहा है। तो टाइम हमें फाइंड करना आता है, मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। टाइम पीरियड हमने लिखा था, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, उसका टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करता है, पूरा सर्कल मतलब कितना एंगल बनाएगा, पूरा 2π, तो 2π एंगल बनाएगा, तो 2πm/qb। अभी कितना एंगल बना रहा है 3π/2, तो टाइम कितना लगेगा 3π/2 m/qb। पूरा 2π एंगल बनाएगा तो 2πm/qb, 3π/2 एंगल बनाना है तो 3π/2 m/qb, बस सिंपल इतना सा। तो जितना एंगल बना है उसको m/qb से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में क्या कितना वो प्रेस कर रहा था, ऐसे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा था π/2 एंगल बन रहा था, तो ये 2π के लिए π/2 कर देते और हमारा टाइम बन जाता। पिछले वाले क्वेश्चन में भी टाइम फाइंड कर सकते थे ऐसे। तो सेंटर में जितना एंगल बना रहा है r, उस एंगल को लिखना है
एम अपॉन क्यू बी से मल्टीप्लाई करना है, टाइम आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 3, पाई का वैल्यू, मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, सॉल्व कर लो। 1.6 कैंसिल, ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये तो 4.7 के आसपास हो जाएगा ये सेकेंड टी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम, सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही है, इससे पहले रेडियस वाला फॉर्मूला, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है, दिमाग लगाना है हल्का सा, और आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ प्रोटॉन कॉमा अ ड्यूटेरॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट पर लिख रहा हूं, के एंटर परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड if Rp, Rd and R alpha are the respective radii of the circular paths. Find the ratio of Rp upon Rd and Rp upon R alpha, इनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारे पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, विद इक्वल, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, और परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर एंटर करेंगे तो सर्कुलर पाथ में जाएंगे, सर्कुलर पाथ में जाएंगे तो रेडियस आएगी वहां पर, तो उनकी रेडियस का ही रेशियो बताना है, ठीक है। तो तीनों के काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वीडियो को पॉज करो, एक बार उसे ट्राई करो, फिर हम देखते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला लिखा था हमने, k = q² v² r² अपॉन 2m, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज E के इक्वल होता है, तो E², मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस प्रोटॉन की उसका स्क्वायर, और मास ऑफ प्रोटॉन में m ले रहा हूं, ठीक है। प्रोटॉन मतलब 1h1 होता है, न्यूट्रॉन मतलब 1h2 होता है, और अल्फा मतलब 2he4, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा, ये नीचे वाले चार्ज से रिलेटेड है, ऊपर वाले मास से रिलेटेड है, ठीक। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के इक्वल ही होगा, प्रोटॉन के इक्वल ही चार्ज होता है, E के इक्वल, रेडियस अलग आएगी न्यूट्रॉन की, और मास जो होगा वो प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये अल्फा है, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ मास मैंने प्रोटॉन का m लिया है, तो न्यूट्रॉन का मैं 2m लूंगा, इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा, तो अल्फा पे चार्ज 2 के इक्वल, मतलब 2 ही होता है चार्ज,
तो 2e का स्क्वायर बी स्क्वायर रेडियस ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, 2 और मास इसमें 4 टाइम्स होता है, 4 है। तो पहले हमें आरपी और आरडी निकालना है, तो 2 पार्ट्स को ले लेते हैं, इसको और इसको। इन दोनों को लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल, 2 कैंसिल। तो ऐसा दिखेगा आरपी स्क्वायर इक्वल्स टू आरडी स्क्वायर अपॉन एम अपॉन 2। तो आरपी अपॉन आरडी इक्वल्स टू 1/√2। ये तो आ जाएगा, इन दोनों को लेंगे तब। अब मुझे आरपी और आर अल्फा का रेशियो निकालना है, इसको और इसको लो, इसको लेंगे, ई स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एम से एम कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ आर पी बचेगा और यहाँ आर अल्फा, आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर अल्फा स्क्वायर, आर पी अपॉन आर अल्फा 1/1। अगर तुमसे पूछ लेते कि इनका आपस में तीनों का रेशियो क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, आर पी रेशियो आर डी रेशियो आर अल्फा, तो ये 1/√2/1 ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया एक आंसर क्वेश्चन मतलब। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तुम्हें शीट में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे हमने ये एचसी वर्मा से किए क्वेश्चंस ये वाले, तो तुम एचसी वर्मा से भी कर सकते हो, इसमें भी दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो भी डाउट्स आते हैं उसको फिर तुम पूछ सकते हो मेरे से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे मान लो ये इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो रही है इसके अंदर आई, ठीक है, आई करंट फ्लो रही है इसके अंदर, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हम इधर कंसीडर कर लेते हैं, ये इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस तरफ पूरा मतलब यहाँ 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 सब जगह इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते हैं, इस तरफ इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये क्या करेगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, करंट फ्लो रही है तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन की वजह से इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कोई चार्ज पार्टिकल है, v स्पीड से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू Q v क्रॉस b, ये हम पढ़ चुके हैं। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट जब फ्लो होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होते हैं। जैसे मान लो ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है आई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट के अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से मूव होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू Q की जगह इसका चार्ज माइनस ही होता है, Q v क्रॉस भी लिखते हैं फोर्स, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ही, स्पीड vd
क्रॉस बी, इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। अब ऐसे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पर फोर्स जो लगेगा सब देखो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सब पे जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन लगेगा। तो इस तरह से हम इस पर नेट फोर्स बता सकते हैं, नेट फोर्स कितना लगा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मान लेते हैं हम, you consider a current carrying conductor in which I current is flowing, its length is small l, cross section area capital F, and charge density, ठीक है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज करंट वॉल्यूम स्मॉल है, ये सब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Vd, तो Vd और I का रिलेशन होता है, Vd और I का रिलेशन होता है, ये हम लिख चुके हैं क्या होता है, I इक्वल्स टू NEA Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन हम लिख चुके हैं। Now this conductor is subjected to a magnetic field B वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको डाल दिया, कंडक्टर AB ले लेते हैं, ये AB कंडक्टर है, AB तो PQ ले लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में से सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया। नाउ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर experiences a force which is given by F equals to Q V cross D। इतना फोर्स सभी कंडक्टर पे मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, इसमें छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, करंट एलिमेंट छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं dl लेंथ का, ये dl लेंथ का हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ लेंथ सेगमेंट, इन अ लेंथ एलिमेंट dl, कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स dl लेंथ में, देखो यूनिट लेंथ में कितना है, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n, यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है, तो इतने वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया है A, लेंथ है dl, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू dl, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इतना, तो कितने इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, मतलब dl लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो dl लेंथ पे फोर्स बता सकते हैं। सो नेट फोर्स ऑन, ठीक है, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, इसमें करंट फ्लो रही है dl लेंथ पे, तो इसको करंट एलिमेंट हम बता चुके हैं पहले बायो-सावर्ट लॉ में। सो नेट फोर्स ऑन करंट एलिमेंट dl विल बी, ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया तो फोर्स भी छोटा सा लेंगे, df इक्वल्स टू एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को आगे लिख देता हूं मैं, n a dl e vd क्रॉस d। अब देखो ये जो करंट है वो इस तरफ फ्लो होती है
और जिधर करंट की डायरेक्शन लेते हैं हम, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, डीएल वेक्टर भी उधर ही होगा। करंट की डायरेक्शन डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रॉन की जो वीडी है, वीडी की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो वीडी की डायरेक्शन, ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वीडी की जो डायरेक्शन है उसका नेगेटिव इसके इक्वल, इसके डायरेक्शन के इक्वल हो जाएगा डीएल की डायरेक्शन के इक्वल। तो इसके नेगेटिव को मैं इसकी डायरेक्शन के इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं वीडी वेक्टर की जगह डीएल वेक्टर लिख रहा हूँ, और देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर चेंज, ये माइनस साइन के साथ जो वीडी वेक्टर है इसको डीएल वेक्टर लिख देंगे हम। तो माइनस हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन ई ए वीडी, वीडी को बाहर ले लिया, डीएल को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ क्रॉस बी। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वीडी और डीएल की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो ये माइनस गायब हो जाएगा इस वजह से, और ये एन ई ए वीडी को हम क्या लिख देंगे आई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई डीएल क्रॉस बी। तो ये लेंथ एलिमेंट, डीएल लेंथ एलिमेंट है, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं इस पे टोटल, इसकी एल लेंथ पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। मान लो इसकी लेंथ एल है पूरी की पूरी, और ये पूरा स्ट्रेट है ऐसे, तो नेट फोर्स, और ये फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म फील्ड है। सो नेट फोर्स on conductor of length L in uniform field B। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। आई तो बाहर आ जाएगा, डीएल इंटीग्रेशन क्रॉस बी, ठीक है। बी यूनिफॉर्म वेट है, इसको इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट वैल्यू थी करंट भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी। अब डीएल देखो ध्यान से देखना, डीएल वेक्टर, तो यहाँ पर डीएल का तो वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते हैं, और ये ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ए से लेकर डी तक इस तरह से घूम रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो डीएल वेक्टर जो होगा, डीएल वेक्टर यहाँ से ए से लेके डी तक, ये इनिशियल ये फाइनल। तो डीएल वेक्टर को एक तरह से हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पूरी ये वाली लेंथ होगी, सीधी 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 ये वाली लेंथ लेनी है तुम्हें। तो ये पूरी लेंथ काउंट नहीं करनी है यूनिफॉर्म फील्ड में, तुम्हें लेंथ लेनी है ये वाली, ये स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट लेंथ है ये एडी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होगा ए से डी, वो एडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको ध्यान में कहां पे रखना है, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कोई हाफ सर्कल दे दिया ऐसे, करंट ऐसे फ्लो होगी, हाफ सर्कल है, तो ये ए और ये डी, तो जो लेंथ होगी टोटल वो हो जाएगी किसके इक्वल, ए से डी के इक्वल, मतलब आर और आर 2r। तो लेंथ जो रहेगी हमें यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है तो 2r आएगा, ये सरकमफेरेंस नहीं आएगी, पाई आर नहीं आएगा, 2r आएगा। और अगर मान लो जैसे पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है किसी भी शेप का, जरूरी सर्कुलर हो, किसी भी शेप का ऐसे लूप अगर कंप्लीट हो रहा है, तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो डीएल जो आएगा इस वाले केस में क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना, चाहे शेप सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगल हो, किसी भी टाइप का शेप हो, ऐसा घूमता ऐसे आ रहा हो रैंडम, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड ध्यान रखना, फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, इस पर नेट फोर्स क्या आएगा 0। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड में उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, ठीक है। उसको भी लिखेंगे हम थोड़ी देर में। इसके बाद अभी हमने क्या किया, ये स्ट्रेट लिया एकदम,
स्ट्रेट लिया है, स्ट्रेट में जो भी वायर की लेंथ होगी, अगर एल लेंथ है तो ये एल ही आ जाएगा। तो अभी स्ट्रेट लिया है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू सिंपल आई एल क्रॉस बी। और मान लो इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो थीटा एंगल है तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, दो कंडीशन हो जाएगी। पहली, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसका मतलब एल और बी दोनों पैरेलल है। जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी उसी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, या फिर उसके अपोजिट भी ले लेते हैं, थीटा 0 और 180। इस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है या फिर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है पैरेलल। उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 0 है 180 और यहाँ लगेंगे तो फोर्स 0, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला केस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स और ये ऐसे करंट फ्लो हुई आई एल लेंथ पर, तो एफ इक्वल्स लिख सकते हैं आई एल बी सीधा। इस वाले केस में डायरेक्शन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब परपेंडिकुलर होगा उस केस में, नहीं तो वेक्टर से निकालेंगे इसी। कैसे देखो यहाँ पर कैसे निकल जाएगी, करंट फ्लो है तो ये करंट की डायरेक्शन में जाएगा हमेशा, ये जाएगा करंट की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट्स, करंट फ्लो रहा है उस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस पे अपवर्ड, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम b की डायमेंशन निकाल सकते हैं, देखो कैसे, हियर b इक्वल्स टू f अपॉन IL। ठीक है, if f इक्वल्स टू 1 न्यूटन, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड L इक्वल्स टू 1 मीटर, देन b इक्वल्स टू 1 टेस्ला। तो ये 1 टेस्ला की अगर तुम डेफिनेशन बोलना चाहो तो बोल सकते हो, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 meter in which 1 ampere current is flowing perpendicular to magnetic field and force acting on it is 1 newton, then value of magnetic field is 1 tesla। ठीक है, तो ये 1 टेस्ला और उसका डायमेंशन मान सकते हो, यहाँ से डायमेंशन ऑफ b कैसे लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशन mlt-2, करंट की डायमेंशन a और लेंथ की l l कैंसिल हो जाएगा, ये m l0 t-2 a -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला ये b इक्वल्स टू m t-2 a -1 मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन। और यहाँ से हम डायमेंशन म्यू का भी लिख सकते हैं, जो हमने परमिएबिलिटी जो लिखी थी। देखो वो यहां से लेंगे हम, देखो सोलेनॉइड के लिए, और सोलेनॉइड V इक्वल्स लिखा था हमने म्यू नॉट n बाई एल आई। यहां से म्यू नॉट अगर लिखेंगे तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, बी एल अपॉन एन आई। ठीक है, यूनिट ऐसा यूनिट यहां से बना सकते हैं, देखो बनाना चाहो तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, लेंथ की मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स की कुछ भी नहीं होती, करंट की एम्पियर, तो टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट क्या आएगा, टेस्ला। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की mt-2 a -1
मीटर मतलब लेंथ, लेंथ कितनी L, और करंट की ए ही रहेगी, तो ये बन जाएगा ML T-2 A-2। ये डायमेंशन किसकी है, म्यू नॉट की, ठीक है, ये बी की, तो बी का डायमेंशन कौन सा, म्यू नॉट का डायमेंशन कौन सा, तुम चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं, ठीक है, इजीली इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्स, और ये अब बात कर लेते हैं भाई हमारा जो करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग कॉइल या लूप, उसको नोट डालकर लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप के लूप या कॉइल किसी भी शेप का ऑफ एनी शेप, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये किसी भी शेप का ये कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो ये आई, ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएल वेक्टर आएगा वो जीरो होगा, डीएल वेक्टर जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो आएगा, नेट फोर्स पूरे पर फोर्स जीरो, ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी, नेट फोर्स जीरो होता है करंट कैरिंग लूप या कॉइल यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है तो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा magnetic force between two parallel current carrying conductors, magnetic force between two parallel current carrying conductors, तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों पैरेलल एक दूसरे के, ऐसे बना देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर ये PQ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर RS, नाम कुछ भी रखो तुम्हारे अकॉर्डिंग, दोनों में करंट फ्लो ये, इसमें भी करंट फ्लो ये, तो इसमें करंट I1 रखते हैं, इसमें करंट फ्लो ये I2, और दोनों के बीच में सेपरेशन दी है, तो इसलिए लिखते हैं कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर PQ and RS separated by a distance D parallel to each other in which currents are flowing respectively I1 and I2, ठीक है, तो ये तरह का करंट फ्लो है इसके अंदर। अब देखो इसमें करंट फ्लो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इसमें करंट फ्लो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो फिर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स, और उसी को हम फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला हूं पहले इस जगह पर d डिस्टेंस पर, तो ये d डिस्टेंस पर वायर के सारे पॉइंट्स, तो d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं मैं, सिंस इन कंडक्टर PQ करंट I1 is flowing, so magnetic field due to I1 at distance D is, तो स्ट्रेट वायर
इनफाइनाइट लॉन्ग ले रहे हैं और इसको भी इनफाइनाइट लॉन्ग ले रहे हैं, इसको भी इनफाइनाइट लॉन्ग ले रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है V1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, d डिस्टेंस टू मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला हमें ध्यान है, तो ये हम लिख लेंगे इसको, d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन, करंट फ्लो हुई है इधर ऊपर की तरफ, तो मैंने बताया था जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, थंब को करंट की डायरेक्शन रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा V1 वो आएगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसकी वजह से जितना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा सबकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब इसकी छोटी सी लेंथ dl पे निकालेंगे। अब ये I2 करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, सिंस कंडक्टर RS in which I2 current is flowing is in the magnetic field P1. So force on its current element dl, फोर्स बताएंगे तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स आ जाएगा इसके dl एलिमेंट पर dF इक्वल्स टू I dl क्रॉस करंट फ्लो I2 dl क्रॉस V1। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो I dl sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा देखो sin 91, तो फोर्स I2 dl into V1 हो जाएगा, और V1 की वैल्यू ये है, तो इसको लिख देंगे हम, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा dF इक्वल्स टू I2 V1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d इनटू dl, ठीक है, d से d को कैंसिल नहीं करना है, तो यहां से dF अपॉन dl की वैल्यू ये रहेगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, हमें यही फाइंड करना था, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ RS, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, और इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, वही हमारा लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, करंट की तरफ फ्लो है, देखो I2 ऊपर बनाया है तो ऊपर जा रही करंट, तो इसको ऊपर की तरफ लेके थंब की तरह है इस तरफ, तो जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ। अब फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इस पर कितना लग रहा है PQ पे, तो उसको ऑब्वियसली हम न्यूटन थर्ड लॉ से बता सकते हैं इजीली, क्या कि इसने इस पे फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, ठीक है। अब उसको चाहे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, इसमें करंट फ्लो है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पर देखो क्या आएगी, ऐसे उंगलियां घूम कर आएगी इधर, ऐसे इधर से अंदर जाएगी और इधर से बाहर निकलेगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से वो P2 बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट फ्लो रहा है ऊपर, तो ये ऊपर गई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हम किस तरफ आ रहा है, इस तरफ F की डायरेक्शन में, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाए, ये इस पे इधर फोर्स लगाए, तो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये PQ RS को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर यूनिट फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू चेक करना चाहिए, आती नहीं आती, तो वो कर सकते हैं, जैसे V2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d, क्योंकि फोर्स करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले करंट की वजह से निकाल रहे हैं, फोर्स लगेगा I1, इस पे निकाल रहे हैं फोर्स, तो करंट इसका I1 लेंगे, इसकी लेंथ dl, और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d, फिर dF अपॉन dl म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, सेम वैल्यू मिलेगी,
ठीक है, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो हियर करंट इज currents are in same direction, so conductors attracts each other. तो ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, सेम अट्रैक्ट्स, सेम अट्रैक्ट्स, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन ऐसे बन जाता है, देखो क्या, जैसे स्प्रिंग है, उसमें हमने करंट फ्लो किया, ठीक है। अब करंट फ्लो होगा तो कोई भी दो सेक्शन, हम दो पार्ट्स अगर देखेंगे, दो हेलिक्स उसके देखेंगे, तो दो हेलिक्स हमेशा पैरेलल दिखेंगे हमें, छोटा सा सेक्शन, छोटा सा पोर्शन होगा हेलिक्स का, तो दो छोटे छोटे सेक्शन हमेशा पैरेलल दिखेंगे दूसरे को, वो करंट की डायरेक्शन भी दोनों हेलिक्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो ये इस हेलिक्स इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे, उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये हेलिक्स पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस। तो कोई स्प्रिंग है, उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, तो ड्यू टू अट्रैक्शन वो थोड़ा कंप्रेस हो जाती है स्प्रिंग, थोड़ी सी होगी पर होगी जरूर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू पर भी, क्योंकि जो के वाला फोर्स है वो अपोज करता है उसका एक्सटेंशन का या कंप्रेशन का, अगर के ज्यादा होगा तो इसका जो कंप्रेशन होगा बहुत कम होगा, और के की वैल्यू अगर कम है तो वो इजीली ऑब्जर्वेबल हो सकता है कंप्रेशन स्प्रिंग में, ठीक है। तो ये तो सेम डायरेक्शन वाला हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, I2 कर दिया मैंने इधर, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो फिर मैं निकालता हूं B1, B1 तो वही आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, डायरेक्शन निकाल रहा हूं B1 की, करंट ऐसे फ्लो हो रही, डायरेक्शन इन अंदर की तरफ ही आएगी, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ ही आ रही है, ठीक है। अब जो फोर्स की डायरेक्शन बनाएंगे इसके ऊपर, देखो फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट फ्लो है नीचे, तो ये फिंगर नीचे की तरफ आएगी, और तो थंब किधर आ रहा है मेरा, इस साइड में, राइट हैंड साइड पे, फोर्स जो लगेगा फिर इधर लगेगा, तो इसने इस पर फोर्स लगाया इधर, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ, कितने मैग्नीट्यूड का, उतने मैग्नीट्यूड का, और पर यूनिट लेंथ कितनी वैल्यू होगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो रिपेल होगा, सेम डायरेक्शन करंट फ्लो होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो ये बघा, हियर करंट्स आर इन हमें एक डायग्राम बनाना है, हियर करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इतना सा लिखना है बस, कंडक्टर्स रिपेल ईच अदर, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ऑपोजिट रिपेल, तो ऑपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो होगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन करंट फ्लो होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हम ध्यान में रख सकते हैं। वैल्यू वही होगी, पर यूनिट लेंथ फोर्स dF अपॉन dl म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। अब यहां से हम जो SI यूनिट होती है किसकी, करंट की, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, तो 1 एम्पियर को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला से करते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, वो इसी फॉर्मूला से आती है। देखो इसमें F I1 इक्वल्स टू I2, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, 1 एम्पियर, D का वैल्यू 1 मीटर, ठीक है, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ
करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी एन का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, 1 इंटू 1 2 पाई 1, कितना आया 2 पाई से 2 टाइम्स 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो डी एफ बाई डी एन की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं if two parallel current carrying conductors, okay, separated by 1 meter distance, carrying same current in same direction, and force acting on unit length is 2 into 10 raised to power -7 Newton per meter, then current in each conductor is 1 ampere। ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक है, 1 एम्पियर की ये आ जाएगा। दो पैरेलल कंडक्टर से सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रही है दोनों के अंदर, सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी लिख लेते हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन लिखा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग यूनिट लेंथ इज 20 10 to the -7, देन करंट इन ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कभी पूछ लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर पर कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी बोर्ड एग्जाम में, तो तुम बता सकते हो यहाँ से, ये इस फॉर्मूला से आ जाती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये और इससे पहले वाले टॉपिक तुमने पढ़ा, इसमें क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उससे ट्राई करना तुम। अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर carries a current of 20 ampere. Another wire carrying equal current is placed parallel to it. If the force acting on a length of 10 centimeter of the second wire is 2 into 10 raised to power -5 Newton, what is the separation between them? ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके,
फिर चेक करो सही क्या नहीं किया। तो दो वायर है, करंट फ्लो है, दोनों में इक्वल I1 I2 सेम है, कितना 20 एम्पियर। कितनी लेंथ, तो डीएल की जगह एल लेंथ है, तो एल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.1 मीटर। फोर्स 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। डी बताना है, तो फॉर्मूला DF/DL की जगह F/L ले सकते हो। I1 I2 upon 2 pi d, मुझे d की वैल्यू बतानी है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi f, और ये L इधर पहुंच जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2 pi की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, I1 20 I2 20, लेंथ 0.1, फोर्स 2 × 10⁻⁻5। सॉल्व करेंगे, 0 0 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 2 4 × 0.1 दैट मींस 0.4 मीटर, फिर 40 सेंटीमीटर दोनों के बीच का सेपरेशन आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल, फटाफट हो गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A long straight wire is fixed horizontally and carries a current of 50 ampere. 50 ampere current flow रही है। A second wire having linear mass density (1.0 × 10⁻⁻4 kg per meter) is placed parallel to and directly above this wire at a separation of 5 mm. What current should this second wire carry such that the magnetic repulsion can balance its weight? तो वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करके देखो। तो एक फिक्स वायर है, मतलब ये फिक्स हो गया ये वाला, ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, फिक्स किया हुआ है, इसका करंट फ्लो है 50 एम्पीयर। इसके जस्ट ऊपर एक वायर रखा है हमने, उसमें करंट का वैल्यू बताना है, पैरेलल वायर। ठीक है, तो रिपल्शन मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, आई की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। सेपरेशन दिया हुआ है हमें कितना, d इक्वल्स टू 5 mm, मतलब मीटर में इतना हो जाएगा। अब इस वायर का क्या लीनियर मास डेंसिटी दी है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा नीचे की तरफ mg। वो mg जो है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उससे बैलेंस होना चाहिए, मतलब F mg से बैलेंस होना चाहिए। तो फिर ये रुका हुआ रहेगा फोर्स, कौन सा, जो इसकी वजह से रिपल्शन जो लगेगा वो वाला mg से बैलेंस हो जाएगा, तो ये रुक जाएगी। तो हमें अभी करंट की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं।
I1 है कितनी 50, I2 बताना है, D का वैल्यू 5 mm, M/L 10⁻⁻⁴ और G को 10 लेते हैं। I2 निकालना, सॉल्व करो, 3 से 10 टाइम्स कैंसिल, 10⁻⁴ हो जाएगा, ये -7 तो 10⁻⁻3, 2 into I2 equals to 10⁻⁻3, -3 कैंसिल, ये I2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करेंगे तो उसके वेट बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक रिपल्सन से। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी था, जो फोर्स को mg से बैलेंस करना था हमें। A square loop PQRS carrying a current of 6 ampere is placed near a long wire carrying 10 ampere. First इसमें show that the magnetic force acting on the part PQ, ठीक है, PQ को बताएंगे डायग्राम में, is equal and opposite to that on the part RS, और B है find magnetic force on the square loop। स्क्वायर रूट का मैग्नेटिक फोर्स बताना है हमें। ठीक है, तो डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम से दिया हुआ है हमारा डायग्राम। ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है हमें 10 एम्पियर। ठीक है, ये इसके पास एक स्क्वायर रूट रखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट की साइड 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ये PQRS करंट फ्लो है ऐसे इसके अंदर, लूप के अंदर, और इस करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, शो दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट PQ पर जो फोर्स लग रहा है उतना ही RS पर लग रहा है, अपोजिट जस्ट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस लूप के प्लेन में, इस लूप के प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बता सकता हूँ कि करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ऐसे इनवर्ट्स सब जगह। ठीक है, इस पर भी और इस पर भी। अब इस वाले RS का मैं कोई भी छोटा सा सेक्शन लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वजह से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, B equals to mu naught I upon 2 pi x। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में, इनवर्ट्स। करंट किधर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो हो रही है, फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पे इसका सेगमेंट लिया है उतनी डिस्टेंस पे इसका भी सेगमेंट ले लेते हैं x डिस्टेंस पे। ठीक है, फोर्स की वैल्यू करना चाहे तो फोर्स की वैल्यू रहेगी यहाँ पर dF इक्वल्स टू I, मतलब इसका जो करंट है 6 एम्पियर, dl इंटू B, B की वैल्यू है
F1 जो आएगा वो I2 dl म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx इतने से पार्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। और इसके इतने से पार्ट पर डायरेक्शन फोर्स निकालेंगे तो किधर लगेगा, वो लगेगा हमारा, देखो कैसे, करंट मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स। तो जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना इस पे लगेगा, मैग्नीट्यूड इस पे भी इतना आएगा क्योंकि करंट सेम है, लेंथ एलिमेंट उतना ही लेंगे ये। तो जितने यूनिट लेंथ पे इस पे फोर्स लगेगा उतना यूनिट लेंथ पे इस पे भी लगेगा, ठीक है। जितना फोर्स यहाँ पर है उतना ही फोर्स यहाँ पर है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और चाहे तो हम उसको वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हर अलग अलग जगह पे फोर्स अलग अलग आएगा, बट वैल्यू उसकी सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड होता जाएगा। तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे F1 तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कितने तक, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं तो इस वाले पोर्शन डिस्टेंस 1 और इस वाले की कितनी रहेगी 3, तो 1 से लेके 3 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू dx के इक्वल ले लेंगे, dx क्योंकि ये x डिस्टेंस के लिए है तो dx, तो ये 2πx dx, ठीक है। और I1 की वैल्यू पुट कर दो, I2 की वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/x का क्या हो जाएगा log x, और लिमिट पुट करेंगे तो log 3 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये F1 आ जाएगा इस डायरेक्शन में और F2 इस डायरेक्शन में, और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वैल्यू दोनों की सेम है, इंटीग्रेशन दोनों को 1 से लेके 3 तक होगा। ऐसा फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं। तो इस पर और इस पर फोर्स सेम लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो इन दोनों पे फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका और इसका कैंसिल आउट नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो ये फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये करंट कैरिंग लोड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज्यादा, यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर फील्ड कम होगा, तो यहाँ फोर्स कम लगेगा, यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इन दोनों पर कैंसिल हो रहा है, इस पर और इस पर कैंसिल नहीं होगा, तो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर। नेट फोर्स 0 कब होता है, जब ये पूरा का पूरा फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स 0 आएगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। इस पे कैंसिल हो जाएगा, तुम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, 1 से लेकर 3 तक इसमें डिवाइड कर दो, आ जाएगी। अब इस पर हम फोर्स निकाल सकते हैं, इस पे बहुत इजीली निकल जाएगा फोर्स, वो कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा पूरी लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो फोर्स की वैल्यू कितनी देगी, इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ पे मैं फोर्स बता दूंगा कैसे, वही म्यू नॉट I1 I2 वाला फॉर्मूला, ये वाला पोर्शन पैरेलल है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा F3 की वैल्यू देगी म्यू नॉट I1 I2 2π, ये डिस्टेंस d1 ले लेते हैं और ये लेंथ l, ठीक है, F/L, l इधर रहेगी लेंथ, वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 2π 2 × 10⁻⁻⁷ I1 10 I2 6 10 into 6 d1 कितना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻², लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻⁻², कितना आ गया 2 × 2 4 4 × 6 24, तो ये 2.4 × 10⁻⁵ न्यूटन, किस तरफ, इस डायरेक्शन में, राइट। और इस पे निकालेंगे इस वाले पोर्शन पे, तो देखो इस यहाँ से लेके इतना सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर लगाएगा F3 वैल्यू, सॉरी F4 वैल्यू F4 की, ठीक, ऊपर वाले को रख कर देते हैं F4, ठीक है। वही फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π d2 into L, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2π 2 × 10⁻⁷ 10 into 6 अपॉन d2, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 1 और 2 टोटल 3 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 4 और ये 3 से कितने टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 × 2 ये 8 हो जाएगा, तो 0.8 × 10⁻⁻⁷
-5 न्यूटन। कुछ नहीं करना है, इसको 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू F3 माइनस F4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। F3 ज्यादा तो इसको रिपल्शन होगा फाइनली, पूरा का पूरा लूप उस तरफ मूव करेगा ड्यू टू रिपल्शन, इस तरफ जाएगा। कितना फोर्स लगेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁵ न्यूटन। इतने फोर्स से रिपेल होगा, दूर जाएगा। तो ये करंट जो हो रही है ये फ्लो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये रिपल्शन होगा। अगर ये क्लॉकवाइज होती आंसर सेम होता, वैल्यू नहीं आती, पर फोर्स की जो नेट डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है, अट्रैक्शन की इस तरफ आता है, क्योंकि दोनों में पास वाले में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिपल्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक डाइपोल जैसे मैग्नेट जो होता है, नॉर्मल अगर बात करें मैग्नेट की, तो एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, एक पोल ये तो डाइपोल होता है। कोई भी मैग्नेट होता है वो डाइपोल होता है, और उसका एक सेट है। जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला था, तो वो उसका एक तरह से स्ट्रेंथ पता चलती है कि उसकी अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा बना सकता है, कितना कम बना सकता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम बता सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या ज्यादा पोटेंशियल होगा उसका। ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कम होगा, कितना स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ज्यादा कम, उसके बारे में पता चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ से बाहर निकलती है, इधर अंदर करती है, और ये ऐसे ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे घूमती है। और इस सेम फील्ड लाइंस को इसी करंट कैरिंग कॉइल में भी होती है। करंट कैरिंग कॉइल ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने बताया था यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस, ठीक है, इधर से बाहर निकलेगी, ऐसे घूमकर अंदर आएगी, इधर से बाहर निकलेगी, ऐसे घूमकर अंदर आएगी। ये से मैग्नेटिक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसमें भी दो पोल होते हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है मतलब नॉर्थ पोल, फील्ड लाइंस अंदर जा रही है मतलब साउथ पोल। एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर भी दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होते हैं। तो ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और इसका भी क्या होगा, करंट कैरिंग कॉइल का भी डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे घूम रही है, मतलब ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। यहां पर हम बोल सकते हैं करंट कैरिंग कॉइल behaves like magnetic dipole and its magnetic dipole moment is given by, तो ये कोई भी कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो है आई, ठीक है, इसका एरिया, कॉइल का एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m इक्वल्स टू m से नोट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, और ये n i a के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है हियर n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ये एरिया ऑफ कॉइल, और I करंट इन कॉइल। ये ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा यूनिट होगा हम यहां से बता सकते हैं
नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती, वो नंबर होता है करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका पोल भी बता सकते हैं, मतलब डाइपोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल उसको बता सकते हैं। वो कैसे, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ये इस तरह से कॉइल है, करंट फ्लो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, तुम्हें ऐसे एन बनाना है, इस तरह से बन जाएगा एन, मतलब नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल की तरह दिखेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल की तरह दिखेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, देखो ये फिंगर से कॉल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर डॉट, और अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा इस तरह से, करंट क्लॉकवाइज दैट मींस साउथ पोल, साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, कॉइल के अंदर जा रही है क्रॉस। तो ये एक ही कॉइल में दोनों पोल होते हैं, सामने से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, अगर मैं पीछे जाके देखूंगा तो वही मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा। तुम चाहो तो खुद से बना के देख सकते हो, जैसे पेपर लेना, जिस मतलब ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो तो इसी स्केच पेन से ऐसे गोल बना देना पूरा, और उसमें एरो भी बना देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बनाना। पहले उसको सामने से देखना एकदम, तो जैसे तुमने क्लॉकवाइज बनाया तो क्लॉकवाइज दिखेगा तुम्हें, फिर उसको उल्टा कर देना और किसी भी लाइट सोर्स के सामने कर देना, जैसे ट्यूबलाइट या बल्ब के सामने कर दिया तो बार बार तुम देख सकोगे उसको, स्केच वाली लाइन को क्लियर। तो जो पीछे से देखोगे उसी चीज को जो पीछे से देखोगे तो वो तुम्हें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तुमने क्लॉकवाइज बनाया तो पीछे से दिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और ऐसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो पीछे से देखोगे तो क्लॉकवाइज। तो एक ही कॉइल के अंदर दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल भी होगा, पीछे से देखेंगे तो साउथ पोल, इधर से साउथ पोल दिख रहा है तो पीछे से देखेंगे तो नॉर्थ पोल दिखेगा। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक पोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू n i a, n नंबर ऑफ टर्न्स, i करंट और a एरिया, ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल। अब बात करते हैं इस कॉइल को रख देंगे हम यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स 0 लगता है। ठीक है, पर इस पर एक चीज 0 नहीं होती, वो होता है टॉर्क, टॉर्क निकालेंगे इसको और वो बताएंगे देखो कैसे लगता है टॉर्क। तो हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क हमेशा लगेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसमें भी टॉर्क लगता है। पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, मतलब घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। पर यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, वो फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं होगी इधर उधर, सिर्फ रोटेट करेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ रोटेट कराएंगे, सिर्फ टॉर्क लगाएंगे उसके ऊपर, देखो कैसे लगेगा टॉर्क। तो डायग्राम में यहाँ पर बनाता हूँ ऐसा, ये यूनिफॉर्म फील्ड है इस तरफ, और एक कॉइल रखी हुई किसी एंगल पर, ये ऐसे P Q R S, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वाली लेंथ B, ये वाली लेंथ L, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और एक बार एम्प्टी डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्टी डायरेक्शन की फील्ड एम्प्टी डायरेक्शन होती है, उधर एम्प्टी डायरेक्शन होती है, मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो फील्ड इस तरफ आएगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो m लिखा है हमने, m की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी। अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में
तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा, फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। तो जिधर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है उधर ही एम की डायरेक्शन होती है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए, एम की डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट, और डायरेक्शन होती है इसकी जिस तरफ फील्ड होगा कॉइल की वजह से उधर ही डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, चलो इसको हम करंट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ऐसे रहता है एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो इजी रहेगा फाइंड करना। ऐसे ले लिया मैंने, ऐसे करंट फ्लो है। ठीक है, लेंथ एल है, डी है ये। अब इस पर निकालेंगे टॉर्क। तो ये तो पता है फोर्स जीरो लगेगा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फेस है, फील्ड की वैल्यू डी, करंट फ्लो ये आई। अभी एक ही टर्न लग रहा है, फिर टर्न्स एंड कर देंगे हमारे अकॉर्डिंग। अभी एक ही टर्न ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर वही लिख सकते हो, तो कंसीडर a rectangular coil PQRS of length L, breadth B, placed in a uniform magnetic field of magnitude B, B में रखा हुआ है at an angle। तो एंगल यहाँ पर देखो क्या होगा, एंगल जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है M N I A एरिया वेक्टर के साथ होता है। और जैसे बता भी सकते हैं यहाँ से, ये इसका प्लेन है, एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ आएगा अगर ऐसे करंट फ्लो रही है तो। ठीक है, बाहर की तरफ, अगर ऐसे करंट फ्लो रही है तो अंदर की तरफ। तो जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक मोमेंट भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखते हैं, जो मैंने बी लिया है वो इस तरफ लिया है, ये बी इस तरफ है ऐसे एग्जैक्टली, और कॉइल जो लिया वो ऐसे लिया, ऐसे नहीं लिए, कॉइल को मैंने एंगल लिया है इस तरह से लिया, करंट फ्लो लिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, और दोनों के बीच में एंगल थीटा ले रहा हूं मैं, एम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर भी ले सकता हूँ, एम और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं, और बी और इसके बीच में एंगल थीटा है, उसको मैं बना देता हूँ ऐसे। तो ये इस तरफ बी की डायरेक्शन और ये इधर एम, ये एरिया वेक्टर एम और ए, ये थीटा एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है, एम या फिर ए के बीच में थीटा एंगल इस तरह से बना दिया मैंने। अब बात करते हैं क्यू आर और पी एस, क्यू आर और पी एस को देख रहे हैं। तो देखो ये पी एस इस तरह करंट फ्लो है इसमें, ठीक है, और जो एम वेक्टर है वो इस पी एस के क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एम या फिर एरिया वेक्टर इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे रखी हुई कॉइल, ऐसे रखी हुई, तो ये एरिया वेक्टर इस तरह से। ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह का, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो कॉइल है वो ऐसे रखी हुई है। तो देखो सामने से मैं दिखाता हूँ, तीनों बीच में ये कॉइल का प्लेन है, मेरा हाथ मतलब कॉइल का प्लेन, ये बीच वाला जो मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इधर वाला मार्कर है ये एम की डायरेक्शन। तो तीनों के बीच में एंगल जो है थीटा, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा एंगल 90, ये वाला थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो प्लेन है इसके बीच में एंगल बता सकता हूं मैं, कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसके या फिर इसके बी के साथ एंगल कितना होगा, ये इसकी डायरेक्शन, तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। ऐसे यहां पर ही बता सकते हैं, ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन, पहले लिख रहा हूं मैं किसके ऊपर, पी एस के ऊपर, F1 ले लेता हूं उसको, क्या आएगा, आई, करंट आई फ्लो रही है, लेंथ कितनी है डी, आई बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो आई एल बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो दिया जाएगा आई बी बी कॉस थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन बता सकते हैं, वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही एल क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से कैसे एक डायरेक्शन, ये एल इस तरफ है, बी इस तरफ है, एल उधर है, बी इस तरफ है, तो एल से बी की तरफ फिंगर्स को अगर जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो
पी एस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, नीचे की तरफ। तो जो F1 लगेगा वो नीचे लगेगा, ठीक है। टोटल फोर्स इतना आएगा डाउनवर्ड। सेकंड में निकालता हूँ किस पर, आर एस पर, F2 आई, इसका लेंथ भी बी के इक्वल ही होगा, तो बी बी, ठीक है। और देखो एंगल क्या हो जाएगा, ये बी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये 180 डिग्री, ये पूरा 180 है, और ये 90 माइनस थीटा, तो 180 प्लस 90 माइनस थीटा मतलब कितना हो जाएगा 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड अगर लगेगा तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिख सकते हो चाहो तो। और डायरेक्शन देखो किधर आ जाएगी, डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगी। कैसे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ लगे, तुम चाहो तो वेक्टर से निकाल सकते हो। तो इस पर डाउनवर्ड आएगा, करंट जो आएगा ऊपर की तरफ आएगा, फोर्स अपवर्ड्स, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो F1 और F2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, F1 कैंसिल आउट, F2, और दोनों की देखो लाइन ऑफ एक्शन अगर देखना है तो जितना फोर्स इस पे लगेगा उसी लाइन पर ये F1 भी लगेगा, दोनों एक ही लाइन पे फोर्स लगेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो सेम, तो लाइन ऑफ एक्शन जब सेम होती है तो टॉर्क भी नहीं लगता, सो टॉर्क ऑल्सो 0। इन दोनों में से कोई टॉर्क नहीं लगेगा F1 F2 की वजह से। अब बचा मेरे पास PQ और RS, PQ और RS को देखते हैं। थर्ड ऑन PQ F3 ले रहा हूं उसको मैं, I लेंथ है इसका L, ILB साइन। अब देखो यहां से तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये और ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ILB और डायरेक्शन बता सकते हैं कैसे, राइट हैंड रूल से निकाल लो, परपेंडिकुलर है इधर, करंट फ्लो रही है नीचे, तो ये आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। और फोर्थ किस पे निकाल रहे हैं, RS पर, F4 I लेंथ B, और यहाँ पे साइन 90 होगा, दिख रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो F4 ये भी ILB ही आएगा। और डायरेक्शन देखो करंट जस्ट अपोजिट हो रही है तो इसमें इनवर्ड आएगा, चाहो तो निकाल सकते हैं ऐसे, करंट फ्लो ऊपर, थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ड, तो आउटवर्ड इनवर्ड है। और देखो यहाँ पर F1 और F2 से इनका डिफरेंस है थोड़ा सा, कैसे, जो F3 है, F3 लग रहा है इस लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ, ठीक है। और F4 जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है अंदर की तरफ, तो दोनों की लाइन जो है इनमें डिस्टेंस है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक लाइन पर है, अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 है इसके ऊपर, पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उसकी वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, और इस टॉर्क की वजह से ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, इस पे अंदर इस पे बाहर, तो ये ऐसे घूमेगी, इस तरह से घूमेगी, और उसको फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे, since F3 and F4 are equal and opposite and their line of actions are different, so they make a force couple and moment of couple
इज मोमेंट निकाल सकते हैं, टॉर्क बता सकते हैं हम। टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ either फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए मैं इधर डायग्राम आ रहा हूँ कैसे। तो ये पोर्शन ले लिया मैंने उसका, क्यू आई कुछ भी ले लो, इसकी लेंथ है बी, ठीक है। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एक लग रहा है अंदर की तरफ, तो बाहर अंदर को मैं ऐसे बना रहा हूँ। और इसका जो ये एंगल आया था ये 90 माइनस थीटा का, ध्यान हो तो ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, ये आर परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस sin थीटा। तो ये आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड आई एल बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा आई एल और बी को एक साथ बी साइन थीटा। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगुलर कोइल के लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, आई बी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक टर्न पे इतना टॉर्क लग रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होंगे तो एक पोर्शन में जो करंट होगी, एक पार्ट में करंट वो n आई रहेगी, ठीक है। एक वायर पे एल एन पे करंट, एल एन पे फोर्स अगर इतना है आई एल बी, तो एन एल एन टोटल जो आएगी करंट जो आएगी टोटल एन आई रहेगी, तो एन टाइम्स हो जाएगा कर सकता हूँ। यहाँ पे बोल सकते हैं इफ number of turns be capital N in coil, then torque हो जाएगा N I A B sin theta। और N I A को लिख सकते हैं हम चाहे तो, N I A को M लिख सकते हैं M B sin theta, और वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है M क्रॉस B, ठीक है। अब इसी चीज को हम मैग्नेट लेके भी करेंगे, जो हमारी बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट से भी हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, यही ऐसा ही आएगा, सेम यही फॉर्मूला बनेगा एम बी साइन थीटा एम क्रॉस बी। फिर वहां पर हम डिस्कस करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में डिस्कस की थी, वही सेम चीज डिस्कस करेंगे। तो वहां पे निकला था पी साइन थीटा या एम बी साइन थीटा निकलेगा। फिर उसके बाद हम वर्क डन निकालेंगे रोटेट करने में, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जैसे वहां पर निकाली थी सेम, और फिर डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मैग्नेट के लिए होगा, बार मैग्नेट के लिए, वही सेम कॉइल के लिए भी होगा, तो उसको हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अगर ध्यान रखना है इसमें भी वही इक्विलिब्रियम आ सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क की वजह से वो रोटेट करेगा, तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा जब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन इसको ध्यान में रख सकते हैं, और जो भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन किए तो उस टाइप के तो क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी की बुक से उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अभी हमारा गैल्वेनोमीटर एक दो पोर्शन बच रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन आएगा, उसको पढ़ेंगे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा हो चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अंदर, तो उनके तो क्वेश्चंस कर सकते हो, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है उसको तुम पूछ सकते हो फिर मेरे से, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करने प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो, एग्जाम्पलर से भी कर सकते हो, अभी हमने क्वेश्चंस किए थे ऐसे और वहां से, उससे कर सकते हो, तुम्हारे पास डीसी पांडे उससे कर सकते हो, तो जो भी रेफरेंस बुक है तुम उससे कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट का तरीका वही है, लॉग इन करना है वहाँ पर कोर एकेडमी की साइट पे जाके, वहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन में जाके तुम्हारी क्वेरी की तुम इमेज अपलोड कर सकते हो, और जो भी डाउट्स है उसको पूछ सकते हो वैसे, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स ने साइन अप नहीं किया है कोर एकेडमी की साइट्स पर, ठीक है, वो फ्री में जाके वहां पर साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिन स्टूडेंट ने साइन अप किया हुआ है वहां से वो क्वेरीज वगैरह जो पूछते हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के जो भी उनको समझ में आता है, मतलब जो भी उनको लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में बताया हुआ है कि क्या क्या
यहाँ पर मतलब तुम कर सकते हो, प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, इजीली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जो भी देख रहा होगा, ठीक है, तो उसने साइन अप नहीं किया तो साइन अप करके बाकी के वीडियोस भी देख सकता है इस चैप्टर के रिलेटेड, इससे प्रीवियस चैप्टर से वाले, ठीक है, उससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उसको पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। ये तुम्हारा वीडियो है जिसको तुम्हें देखना है, ध्यान से देखना, समझ में आता है तो कोई बात नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। Hello friends, we all are aware about the online teaching this time. It is a very appropriate measure, but there are some protesters too. Criticism can be easily judged, but in case of Core Academy, they provide us with a feature of learning at home. Here, we don't have to struggle too much of finding our videos, just we have to enter the subject and the class and we get the videos. So we can watch our video lectures anytime we want. Moreover, they also provide us with a feature of submitting doubts where the doubts are answered in just few minutes. So for these reasons, I found this learning at home feature to be very beneficial. हेलो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 के कारण हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हुई है। ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम फीचर से हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एट द ईज़ ऑफ आवर होम हम घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और इससे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। और साथ ही ये सभी वीडियो लेक्चर्स हमें सिस्टमैटिक वे में मिलते हैं, जिससे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में हमें परेशानी नहीं आएगी। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस फीचर ऑफ कोर अकेडमी एंड आई गारंटी कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी भी ऑफलाइन स्टडी जैसी ही लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैं अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा था, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर पा रहा था। तो जब लर्न एट होम पर हम लोग एडमिशन लिया तो उसमें एक फीचर मिला कि अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें और टीचर जनरली 1 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वापस अपलोड कर देता है वेबसाइट पर, जिससे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर दिस एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय योर एजुकेटर। तो अब डाउट्स की कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, जिसके चलते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कभी हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, कभी हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता है और कभी कभी हमें डाउट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम प्लेटफॉर्म पर मेरे डाउट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जा रहे हैं। इसके लिए मुझे अपने डाउट का फ़ोटो कोर अकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि हमारे टीचर्स विद इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टडीज़ अभी ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया, जिसके कारण कभी ऑडियो तो कभी वीडियो क्लियर नहीं होती, जिसके कारण मैं अपने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है कोर अकेडमी का लर्न एट होम प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स के अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं और मैं इन वीडियोज़ को अपने स्टडी आवर्स में कभी भी देख सकता हूँ और वीडियो पॉज करके अच्छे नोट्स भी बना सकता हूँ। अब मुझे ऑनलाइन स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं जा रही।